नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अमेरिकी संघात्मक व्यवस्थापिका के बारे में। जहाँ ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ एकात्मक व्यवस्थापिका है, जबकि संविधान निर्माताओं ने अपने राज्य को संघात्मक बनाया है। संविधान देश की सर्वोच्च लिखित विधि है। उसकी संशोधन प्रक्रिया कठोर है, क्योंकि संशोधन का बिल 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए तथा इस बारे में केंद्र व राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। संघीय व्यवस्था का मूल लक्षण है केंद्र व इकाइयों के बीच शक्तियों का पार्टीशन। अतः केंद्र की 18 शक्तियाँ तो लिख दी गई, जबकि जो शेष शक्तियाँ थीं वो राज्यों को सौंप दी गई। अंत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जो समय समय पर यथा आवश्यकता संविधान की धाराओं की व्याख्या करता है तथा केंद्र व राज्यों के बीच आपसी जो विवाद होते हैं, संवैधानिक विवाद होते हैं, उनका निपटान करता है और इसी का निर्णय अंतिम होता है। तो ब्रिटेन में एकात्मक व्यवस्थापिका और यहाँ पर संघात्मक व्यवस्थापिका है। संविधान के अगर अमेरिका की जब बात करें तो संविधान के पहला अनुच्छेद में की जो धारा 8 है, उसके अनुसार कांग्रेस को 18 विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, जिनमें कुछ एक निम्न प्रकार से हैं: कर लगाना, वसूलना, ऋण का भुगतान करना तथा देश की साझी सुरक्षा, अपने कल्याण की व्यवस्था करना, संयुक्त राष्ट्र की साख पर धन उधार देना, विदेशी राष्ट्रों अमेरिकी प्रांतों के बीच वाणिज्य को व्यवस्थित करना, प्राकृतिकरण तथा सारे देश में दिवालियापन के बारे में समान नियम लगाना, मुद्रा का प्रचलन करना, नापतोल के मानदंड निर्धारित करना, नकली मुद्रा या प्रत्याभूतियों के बनाने वालों को दंडित करना, डाक खानों व डाक के रिकॉर्ड की स्थापना करना, विज्ञान व उपयोगी कलाओं के विकास को प्रोत्साहन देना, सुप्रीम कोर्ट व अधीनस्थ संघीय न्यायाधिकारियों की स्थापना करना, समुद्रों में होने वाली चोरी व डकैतियों तथा राष्ट्रों की विधि के विरुद्ध अपराधों की परिभाषा करना तथा दोषी लोगों को दंड देना, युद्ध की घोषणा करना तथा जल व थल पर पकड़े गए लोगों के माल के बारे में नियम बनाना, सेनाओं का गठन व उनका रखरखाव करना, किंतु हर 2 वर्ष बाद उसका नवीनीकरण होना भी निर्धारित है। जल सेना बनाए रखना, जल सेना व थल सेना के व्यवस्थापन व प्रशासन के लिए नियम बनाना, सेना को आदेश देना कि वह संघ के कानूनों को लागू करे और विद्रोह जो भी हो उनका दमन करे तथा कोई भी आक्रमण हो उनसे रक्षा करे। सेना के गठन, शस्त्रीकरण तथा अनुशासन की व्यवस्था करना, उन सभी अर्जित जिलों या किसी राज्य की सहमति से किलाबंदी, शस्त्रागार या भवन निर्माण या किसी अन्य आवश्यकता हेतु खरीदे गए क्षेत्रों पर विधायन के एकांतिक अधिकार का प्रयोग करना तथा उपरोक्त जो भी शक्तियाँ हैं उनको अनिवार्य व उचित क्रियान्वयन के लिए कानून बनाना। तो इस प्रकार से अमेरिका के जो प्रथम अनुच्छेद था, उसकी धारा 8 के अनुसार जो भी शक्तियाँ दी गई वो इस प्रकार थी। अब हम बात करते हैं अमेरिकी संघीय व्यवस्था के अध्ययन में कुछ एक बिंदुओं को ध्यान में रखना ज़रूरी है। जैसे पहला, अमेरिका का जब संविधान बना था उस समय सबसे पहले यहाँ 13 राज्य थे और वर्तमान में यह 50 राज्य से मिलकर बना हुआ है। अतः इन्हें परिसंघ कहा जाता है, कन्फेडरेशन कहा जाता है और हर इकाई को राज्य का नाम दिया गया है। दूसरा, यह हर राज्य को स्वायत्तता प्राप्त है, उन्हें अवशिष्ट शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। तीसरी बात है कि राज्य की शक्तियाँ अपरिभाषित है, अर्थात राज्य की शक्तियों को परिभाषित नहीं किया गया है, किंतु असीमित नहीं अर्थात सीमित हैं। चौथा, सीनेट में जो सभी राज्य हैं उसको 2 स्थान दिए गए हैं, चाहे उनका भौगोलिक या जनसांख्यिकीय आकार कुछ भी हो। सीनेट उच्च सदन कहलाता है। अंतिम, कुछ समवर्ती क्षेत्र भी हैं जिन पर दोनों सरकारों का अधिकार है, जैसे चार्टर्ड बैंक व निगम न्यायालय की स्थापना करना, जनहित में निजी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करना आदि। प्रारंभ में यहाँ पर 13 राज्य थे। यद्यपि संविधान में अमेरिका को परिसंघ के कहा गया है, परंतु वास्तव में वह परिसंघ नहीं है। हम यहाँ परिसंघ की बात करें तो परिसंघ उन राज्यों का समूह है जो स्वायत्तता तो लिए होते हैं और कभी भी राज्य से अलग होने की मांग कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका में है तो परिसंघ कहा गया है, लेकिन वहाँ पर राज्यों को स्वायत्तता तो है, लेकिन वो संघ से अलग होने की हिमाकत नहीं कर सकते।
तो परिसंघ नहीं है। उस समय की ज़रूरत को देखते हुए ऐसा लिखा गया क्योंकि घटक राज्य अपनी स्वायत्तता को छोड़ना नहीं चाहते थे तथा वे केंद्रीय सरकार की शक्तियों के प्रति शंकालु थे। परिसंघ में एककों को यह अधिकार होता है कि वह अपने मुद्रा व सेना रखे और जब चाहे परिसंघ छोड़ दे। इसलिए परिसंघ को शिथिल संघ कहा जाता है। लेकिन जब राष्ट्रपति लिंकन ने 1865 में दासता का अंत किया और दक्षिण के राज्यों की उद्दंडता से निपटने के लिए सैनिक बल प्रयोग करने की धमकी दी तो यह स्पष्ट हो गया कि अमेरिका परिसंघ नहीं, वास्तव में अनासमान राज्यों का अनासमान संघ है। यहाँ इसका तात्पर्य यह है कि अनासमान राज्यों का अनासमान संघ। तो इसका मतलब ये है कि ये राज्य नष्ट नहीं हो सकते और इनका अनासमान, ये जो राज्य नष्ट नहीं हो सकते उन अनासमान राज्यों का एक संघ है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय सरकार का पलड़ा बहुत भारी हो चुका है, जो केंद्रवाद का लक्षण सभी संघीय व्यवस्थाओं में अपने जगह बना चुका है। अमेरिका उसका अपवाद नहीं हो सकता। अब राज्यों की स्थिति उस ध्रुव की भांति नहीं है जिसके चारों ओर समस्त अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था घूमती है। यहाँ पर स्वस्थ, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका है जो कि संघात्मक व्यवस्थापिका की विशेषताओं में से आती है। तो इस प्रकार हम बात करें तो संघात्मक व्यवस्थापिका की जो विशेषताएं थी उनमें केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका और शक्तियों के माध्यम से केंद्र जो परिसंघ है इसके माध्यम से ये बताया गया कि यहाँ पर परिसंघ है लेकिन वास्तव में वह परिसंघ ना होकर एक संघ ही है, क्योंकि परिसंघ में राज्य स्वायत्त और अलग होने की मांग कर सकते हैं लेकिन संघ में ऐसा नहीं कर सकते। अमेरिका शुरुआत में तो परिसंघ था लेकिन जो 1865 के जो कानून थे लिंकन के टाइम की बात थी, उसके बाद से ही राज्यों को एक संघ के रूप में माना जाने लगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो अमेरिका है वह वहाँ की संघात्मक व्यवस्थापिका सुदृढ़ संघात्मक व्यवस्थापिका है और वह एकात्मक व्यवस्थापिका जो ब्रिटेन की व्यवस्थापिका का उदाहरण है ऐसा नहीं है। धन्यवाद।